फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा इसके ऊपर। मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस वगैरह जो हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल भी किए हैं। सर before starting with IFRS 9, first we need to understand about the financial instrument. Sir, what is meant by financial instrument? Sir, financial instrument is a contract. सर ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे जो है फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी या दोनों क्रिएट करता है। अच्छा सर, फाइनेंशियल एसेट क्या चीज़ है? सर फाइनेंशियल एसेट वो एसेट होता है जिसके अंदर ये चारों में से कोई एक बात भी हो। सर कैश और कैश इक्विवेलेंट हो गया, equity instruments of another entity, for example if you are having the shares of any other company, right, so that would be taken as right equity instrument. अच्छा सर, इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट, अगर लेट से आपने किसी ने आपसे वादा किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई वो आपको पेमेंट करेगा, सही है, कैश में, या आपको किसी और कंपनी के शेयर्स देगा, तो ये भी आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है। इसी तरीके से डेरिवेटिव एसेट्स, बाज़ों का जो जैसे डेरिवेटिव्स अभी हमारे कोर्स में नहीं है, बट अगेन जो है इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आई एम गोना गिव यू एन आइडिया ऑन दैट, ठीक है ना। तो तुम लोग एमएफए में या कॉस्टिंग में पढ़ोगे कि फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप्स, ऑप्शंस, दीज आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जब डेरिवेटिव्स तुम्हारी फेवर में चले जाते हैं तो दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव एसेट्स, सही है। अच्छा सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, सर पहले तो आप ये बताएं फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में फ़र्क क्या है? तो भाई देखो आसान सी चीज़ है, दोनों में कब बिजनेस को फाइनेंस मिलता है, अगर तो द कंपनी इज सपोज टू रीपे दैट फाइनेंस बैक टू द लेंडर और द इन्वेस्टर, तो वो ईमान रख लो वो फाइनेंस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर द कंपनी या बिजनेस। अगर तो कंपनी या बिजनेस को वो फाइनेंस रीपे नहीं करना, सही है, तो दैट फाइनेंस इज कॉल्ड इक्विटी फॉर द कंपनी। अच्छा सर, विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड अब हम बात कर लेते हैं कि सर फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो क्या होती है। तो सर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है आपका किसी को कैश पे करने का या किसी और कंपनी के शेयर्स देने का, तो ये आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाती है, सही है। अच्छा सर, अगर तो आपने वादा किया है कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे, कंपनी ने बोला है कि भाई कंपनी शेल एक्चुअली सेटल द ट्रांजैक्शन इन इट्स ओन शेयर्स, तो क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? नहीं सर, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी आपकी? ये इक्विटी कहलाएगी। ज़बरदस्त। इसी तरीके से अगर डेरिवेटिव्स जो हैं, डेरिवेटिव्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सही है ना, मैं अभी से बता रहा हूँ, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा अगर वक्त मिला तो। सर अगर तो जो है लेट से डेरिवेटिव्स आपकी फेवर में नहीं होते, अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती है, तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये आपकी क्या कहलाते हैं? लायबिलिटी कहलाते हैं। सर मूविंग ऑन फिर हमने बात की कि सर फाइनेंशियल एसेट्स की जो है, जैसे आपके नॉर्मल एसेट्स की करंट और नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफिकेशन होती है, सिमिलरली आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसकी भी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। अच्छा सर, फाइनेंशियल एसेट्स तीन तरीकों से क्लासीफाई हो सकते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, सही है ना। सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मतलब क्या है कि सर यू शैल बी मेजरिंग योर इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू विद अ चेंज इन फेयर वैल्यू टू बी चार्ज्ड इन पीएनएल। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब क्या है? सर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है फेयर वैल्यू पर रखोगे विद अ चेंज इन फेयर वैल्यू, बी इट द पॉजिटिव वन और द नेगेटिव वन, टू बी चार्ज्ड इन ओसीआई। सर अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ये है कि सर आप कॉस्ट पे रखोगे, सही है। और माशाल्लाह लास्ट सेशन में हम सबको पता चल गया कि सर कॉस्ट और अमोर्टाइज कॉस्ट में फ़र्क क्यों आता है, सही है। अच्छा, मुझे जल्दी से कोई बच्चा ये बता दे कि सर कॉस्ट और अमोर्टाइज कॉस्ट सेम कब होंगी? कॉस्ट और अमोर्टाइज कॉस्ट सेम कब होंगी? कॉस्ट और अमोर्टाइज कॉस्ट सेम, हाँ सर, जब आईआरआर, कूपन रेट और इम्प्यूटेड रेट ऑफ रिटर्न या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका सेम होगा तो आपकी कॉस्ट और अमोर्टाइज कॉस्ट सेम होगी। सर कूपन रेट और आईआरआर में फ़र्क क्यों होता है? उसकी वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, वो मैंने तुम लोगों को बताया था, सही है ना, लास्ट सेशन में। उसमें हमने प्रैक्टिस भी की थी, मैं आज वापस से उसके ऊपर अभी रिवीजन में मैं आप लोगों को दोबारा भी बता दूंगा। अच्छा सर, those who have answered, that's so appreciable of you, माशाल्लाह जो है क्या कहते हैं, it's really I think encouraging कि माशाल्लाह, इनफैक्ट encouraging for me कि तुम लोगों को ये चीज़ें पता है, सही है ना। तो अभी से ही जो है क्या कहते हैं, कीप रिवाइजिंग द थिंग्स, तो इंशाल्लाह जो है 1.5-2 महीने पहले जो है इंशाल्लाह हम लोगों का जब कोर्स ख़त्म होगा तो यू वुड बी लाइक कि हाँ यार हम लोगों को इस सब्जेक्ट का जो है कोई टेंशन नहीं है। तो सर कमिंग टू द पॉइंट, सर अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आप अपने फाइनेंशियल एसेट को कब जो है पीएनएल पे रखोगे, ओसीआई पे रखोगे, अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखोगे? तो उस पर मैंने आपको बताया था कि सर देखें, फॉर क्लासिफाइंग
एनी फाइनेंशियल एसेट इन एनी ऑफ द कैटेगरी, स्टैंडर्ड ने दो फाउंडेशंस बताई हैं, दो क्राइटेरिया बताएं जिसकी बेसिस पर जो है क्या कहते हैं, यू हैव टू क्लासिफाई योर फाइनेंशियल एसेट्स. वन इज बिजनेस मॉडल ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज कैश फ्लोज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सर याद रखें, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपके तीन, एज एन इन्वेस्टर आपके तीन मॉडल्स होते हैं. या तो आप बोलते हैं कि मैं उस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, टिल मैच्योरिटी इसको रखूंगा, सही है, और उसके ऊपर सूद या डिविडेंड खाऊंगा. ऐसा बिजनेस मॉडल कहलाता है होल्ड टू कलेक्ट. सर बाजुकात आपका एम ये होता है कि आप उसके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड खाएंगे और अगर वक्त मिला तो गेन कमा के एग्जिट आउट कर जाएंगे. दिस मॉडल इज कॉल्ड होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल. सर बाजुकात आपका ये इरादा होता है कि यार आप बोलते हैं डिविडेंड वगैरह नहीं खाना है, आई एम जस्ट गोना एक्चुअली गेट द कैपिटल गेन आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट एंड आई एम गोना एग्जिट आउट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट. यानी यू आर एक्चुअली होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. सही है, तो दिस बिजनेस मॉडल इज कॉल्ड होल्ड टू सेल. ठीक है, कोई चौथा बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता. Similarly, when you are investing as an investor, तो सर जो आपका कैश फ्लोज होते हैं उसका एक पैटर्न होता है, एक रिदम होता है, एक थीम होता है. कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिनके कैश फ्लोज जो है कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक नहीं होता है. कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, कंपनी बुरा परफॉर्म करे, आपको आपका फिक्स रिटर्न मिलना है. सर अगर तो ऐसी सिचुएशन है तो दैट द कैश फ्लोज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट वुड बी कॉल्ड SPPI, सोल प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट. सिमिलरली सर अगर तो पैटर्न ऐसा है कैश फ्लोज का, आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है उसके जो कैश फ्लोज हैं उसका पैटर्न ऐसा है कि इट इज एक्चुअली गेट इम्पैक्टेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव परचेज्ड और सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट, ठीक है ना, तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड उस वक्त मिलेगा जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी. तो इन दिस सिनेरियो द कैश फ्लोज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर लिंक्ड टू द कंपनी, सो वी कैन से दैट द कैश फ्लोज आर नोन एज PPI. कैश फ्लोज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज PPI, नॉन सोल प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट. अब सर ये दो क्राइटेरिया हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, सही है. जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, अगेन मैं अभी रिवीजन करवा रहा हूँ, ये हम लोग डिटेल में जो है पहले सेशन में, सही है, डिटेल में देख चुके हैं. एक चीज़ पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की है. जस्ट अ क्विक रिवीजन. अच्छा सर अब हम बात कर लेते हैं. फिर हमने लास्ट सेशन में बात की कि सर अब आप बताएं कि आपने फाउंडेशन भी बता दिया, क्राइटेरिया भी बता दिया, अब बताएं कि हम क्लासिफिकेशन जो है फाइनेंशियल एसेट की वो किस तरीके से करेंगे. सर देखो यार, आपका जो फाइनेंशियल एसेट है ना, या आप ऐसे समझ लो कि आप इन्वेस्टमेंट कभी भी करते हो ना किसी भी कंपनी में, तो वो दो तरीक़ों से करते हो. या तो आप एज अ लेंडर उसे पैसा दोगे या फिर आप एज एन ओनर उसे पैसा दोगे. ठीक है ना. अगर एज अ लेंडर पैसा दे रहे हो तो दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड डेट इन्वेस्टमेंट, उधार पर. या फिर आप इसको एज एन ओनर पैसा दोगे तो दैट इन्वेस्टमेंट वुड बी कॉल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट. सही है ना, एज एन ओनर. तो स्टैंडर्ड में कोई ऐसी बाइफर्केशन नहीं है, सही है ना. अभी इंशाल्लाह हम लोग स्टैंडर्ड भी जो है 2-3 महीने बाद जब तुम लोग दिमागी तौर पे बड़े हो जाओगे तो हम लोग स्टैंडर्ड भी मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ओबियसली तुम लोगों को ये स्टैंडर्ड्स ही काम आएंगे. तुम जाहिर सी बात है मेरे नोट्स लेके तो नहीं फिरोगे कि यार सर हसन ने तो ये पढ़ाया था. नो, इट वोंट बी लाइक दैट. ठीक है ना. तो सर अब मैं तुम्हारी आसानी के लिए इस क्लासिफिकेशन को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि सर अगर तो डेट इन्वेस्टमेंट होगी तो क्लासिफिकेशन कैसे होगी, और अगर तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगी तो क्लासिफिकेशन कैसे होगी. सर याद रखो, अगर तो डेट इन्वेस्टमेंट है तो सवाल ही पैदा होता है कि डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई हो सकती है. द आंसर इज यस. बट कब? जब बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट हो और उस इंस्ट्रूमेंट के जो कैश फ्लोज हों वो SPPI हो. अगर तो ये दोनों बातें हैं तो यू शैल बी क्लासिफाइंग योर डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. अच्छा सर अगर तो आपका बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल है और कैश फ्लोज SPPI हैं, तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे करेंगे. और सर फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे कब करेंगे? तो आसान सा मैंने तुम लोगों को इसका हल बता दिया था कि सर वो इन्वेस्टमेंट जो ना अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे हो ना P&L OCI पे हो, उसको आपने बाय डिफॉल्ट कहाँ डाल देना है? P&L में डाल देना है. इसका रूल 2 मैंने तुम्हें लिखवा भी दिया था, बट मैं तुम्हें रूल याद करने का रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोगों के पास काफ़ी चीज़ें याद करने को होंगी. तो इट्स बेटर ये याद कर लो कि जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में ना जाता हो ना OCI में जाता हो उसको P&L में डाल देना. आसान सी चीज़. अगर किसी को रूल फिर भी देखना है तो ऊपर देख लो, अगर तो बिजनेस मॉडल होल्ड टू सेल हो या कैश फ्लोज नॉन SPPI हो तो वो P&L में जाएगा.
अच्छा सर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कब आपकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई होंगी? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कभी भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई नहीं हो सकती, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन। बाय डिफॉल्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे क्लासिफाई होंगी। बाय डिफॉल्ट आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर क्लासिफाई होंगी। आप चाहो तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई में रख सकते हो, दिस इज ऑप्शनल, प्रोवाइडेड कि यू कैन एक्चुअली जस्टिफाई फॉर दीज 4 क्राइटेरिया which are really important to understand. The point number 1, you are able to justify that the nature of the investment is that of long term or strategic nature. आप इस चीज़ को प्रूफ कर सको कि ये जो है क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक नेचर की इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2, यू नीड टू डिसाइड ऑन डे 1, आपको डे 1 पे उसको ओसीआई पे क्लासिफाई करना है। इट कांट बी कि आपने जो है पहले पीएनएल पे किया, देन यू आर लाइक कि नहीं यार अब तो हमारा जो है वो मॉडल चेंज हो गया, देन नाउ लेट्स शिफ्ट टू फेयर वैल्यू थ्रू नो ओसीआई। नो, यू कांट डू दैट, आपने डे 1 पे एक्चुअली करना है। अच्छा, नंबर 3, इररिवोकेबल ऑप्शन। इररिवोकेबल ऑप्शन जिसको मैं आप लोगों के लिए ज़बान में आसान सी ज़बान में बोलता हूँ जेल कैटेगरी, सही है ना। मतलब वंस यू हैव एक्चुअली क्लासिफाइड योर इन्वेस्टमेंट एट ओसीआई, यू कांट एक्चुअली रीबर्ट फ्रॉम दैट, सही है ना, यू कांट रीक्लासिफाई इट टू पीएनएल। चौथी चीज़ जो कि बहुत अहम चीज़ है जो तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव है उससे, कि सर जितने भी गेन्स या लॉसेस होंगे तुम्हारे ओसीआई कैटेगरी में वो हमेशा ओसीआई में ही चार्ज होंगे, एक्सेप्ट फॉर डिविडेंड इनकम जो कि पीएनएल में चार्ज होगी। अच्छा सर, उसके बाद सर हम लोगों ने जो है मेजरमेंट के हवाले से बात की थी कि सर किस तरीके से जो है आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मेजर किस तरीके से होंगे। उस पर मैं एक दफ़ा क्विकली खोल भी लेता हूँ आप लोगों के लिए ये स्क्रीन। आई एम श्योर दिस इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सर हर एसेट की तरह फाइनेंशियल एसेट्स भी जो हैं आपके डे 1 पे मेजर होते हैं, इनिशियली मेजर होते हैं। तो सर जल्दी से मुझे बताएं इनिशियली, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट हो, चाहे ओसीआई पे रखे हो, चाहे पीएनएल पे रखे हो, डे 1 पे आप अपने फाइनेंशियल एसेट को हमेशा फेयर वैल्यू पर रखेंगे। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि सर बाज़-औक़ात आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंकर कर रहे होते हो, जाहिर सी बात है व्हेन यू आर परचेजिंग एनी एसेट सो यू आर इनकरिंग से सम इंसिडेंटल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मैं शेयर्स वगैरह में अगर ट्रेडिंग करता हूं, तो अगर लेट से एक शेयर 100 रुपये का है तो उसके ऊपर मेरा ब्रोकर जो 1 रुपये का मुझसे कमीशन लेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, शुड आई कैपिटलाइज इट एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट और इसको मैं एक्सपेंस आउट करूँ? तो सर इसका आंसर क्या है? सर अगर तो आपकी क्लासिफिकेशन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देना है। और अगर तो आपकी क्लासिफिकेशन चाहे डेट हो इक्विटी, अगर तो आपकी क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है आपने अपने जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको आपने एक्सपेंस आउट करना। अच्छा सर, फिर हमने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे भी बात की थी डिटेल में। फिर उसके बाद सर हमने एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया था, क्योंकि सर अब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सीख ली, हम लोगों ने जो है मेजरमेंट सीख ली, सो नाउ इट वाज टाइम फॉर सम न्यूमेरिकल्स। तो हमने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल की थी इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे, कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर आपकी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर होंगी तो आपने किस तरीके से उसको मेजर करना है। बाकायदा हम लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक डिस्पोजल तक हमने देखा था। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में भी हमने देखा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे भी हमने देखा। फिर मैंने आप लोगों को जो है, अच्छा जिन बच्चों को ब्लर अगर नज़र आ रहा है तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि वो लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर लें। उसकी वजह ये है कि मैंने अपनी एक सिस्टम पे जो है, एक मशीन पे मैंने जो है खुद भी जो है वो जूम जो है वो एक्सेस किया हुआ है ताकि मुझे पता चल सके। तो मेरे पास इट्स फाइन, तो आई थिंक देयर वुड बी नेट इशू, सही है। अच्छा सर, कमिंग टू द पॉइंट, मैंने फिर आपको एक असाइनमेंट दिया था सीए फाइनल्स का क्वेश्चन करने के लिए, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का, उस पर भी हम बात करते हैं, ये जो असाइनमेंट था। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि सर डेट इन्वेस्टमेंट को जो है आपने किस तरीके से मेजर करना है, डेट इन्वेस्टमेंट को आपने किस तरीके से मेजर करना है, सही है। तो सर इस पर मैंने आपको बताया था कि सर डेट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, उसमें एक बहुत अहम चीज़ होती है, दैट इज़ आईआरआर और कूपन रेट का डिफरेंस। 2 रेट्स होते हैं, याद रखें, 2 रेट्स होते हैं आपके, सही है। जब भी आप किसी को जो है पैसे लेंड करते हैं या उधार पे देते हैं, एक होता है कूपन रेट और एक होता है इफेक्टिव रेट। सर कूपन रेट वो रेट होता है जो आपके और बोरोवर के दरमियान एग्री होता है, एग्रीड रेट, कॉन्ट्रेक्चुअल रेट।
सही है, कूपन रेट। IRR इफेक्टिव रेट इज द रेट जिस पर आपको इफेक्टिवली रिटर्न मिल रहा है, सही है ना सर। जिसको मैं ये भी बोल सकता हूं इन सब्सटेंस जो आपका रेट होता है वो IRR होता है, और जो लीगल बेसिस पे रेट होता है वो कूपन रेट होता है। आइडियली नॉर्मली यूजुअली जो आपका कूपन रेट होता है वही आपका इफेक्टिव रेट होना चाहिए, IRR या EIR भी कुछ टीचर्स उसको बताते हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ टीचर्स इसको इम्प्यूटेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, कुछ टीचर्स इसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, कुछ टीचर्स इसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। सबका एक ही मतलब है, इसके निक नेम्स हैं। सर नॉर्मली यूजुअली आइडियली द कूपन रेट वुड बी इक्वल टू IRR, बट सर इन सम सिनेरियोज दे वुड डिफर। सर वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल सर बिकॉज ऑफ सम हिडन कॉस्ट और बिकॉज ऑफ सम हिडन गेन और लॉस। उस पर मैंने आपको 3 केसेस करवाए थे सर। केस 2 जैसे था, केस 1 तो नॉर्मल था कि आपकी जो है रिडेम्पशन पे ही पार वैल्यू पर ही रिडेम्पशन हो रही है, तो मैंने आपको बाकायदा प्रूफ भी किया था मैथमेटिकली कि हाउ योर कूपन रेट वुड बी इक्वल टू IRR। अगर किसी को ये चीज़ डिटेल में समझनी है तो मेरा लास्ट लेक्चर देख ले, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड भी किया हुआ है। अच्छा सर केस 2 में मैंने आपको बोला कि सर अगर तो आपकी प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रही है तो आपका IRR ज़्यादा होगा। सर IRR क्यों ज़्यादा होगा, इसको मैं क्विकली एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ। देखो यार, हमने एक बेस केस बनाया था कि हमने एक जगह इन्वेस्टमेंट की है 100 रुपये की। अब देखो यहाँ तुमने अकाउंटेंट बन के नहीं सोचना है, बनिया बन के सोचना है। अगर बनिया बन के सोचोगे ना तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। सर लेट्स से आपने किसी कंपनी के जो है वो डिबेंचर सब्सक्राइब किए हैं 100 रुपये के, 10% डिबेंचर्स, 10% के कूपन रेट पे डिबेंचर्स आपने सब्सक्राइब किए हैं, एंड द कंपनी हैज़ कमिटेड कि भाई आपको जो है 10 रुपये का प्रीमियम पे रिडीम करेगी, यानी आपको हर साल सूद भी देगी और उसके बाद आपको 10 रुपये के प्रीमियम भी देगी रिडेम्पशन के वक्त। यानी आपको जो है 100 रुपये पे 10 रुपये पहले साल, 10 रुपये दूसरे साल, 10 रुपये तीसरे साल, और रिडेम्पशन के वक्त 100 रुपये वापस नहीं देगी, 110 रुपये वापस देगी, सही है। अब सर जरा बनिया बन के हम जो है जरा एक कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स से ईयर 1 में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको पता है रिटर्न हमेशा एनुअलाइज्ड होता है, आपको 10 रुपये मिले। फिर आपने 100 रुपये लगाए, एनुअलाइज्ड है, सही है ना, 10 रुपये लगाए। फिर आपने 100 रुपये लगाए तो आपको रिटर्न, देखो रिटर्न क्या होता है, अब आप उसको डिविडेंड बोलो, इंटरेस्ट बोलो, मार्कअप बोलो, रिटर्न इज जो भी प्रिंसिपल के ऊपर आपको मिल रहा है, दिस इज रिटर्न फॉर यू, राइट। बड़ा मैं सिंपल सी एक मोटी मोटी बात करूंगा, कोई तुम लोगों को चीज़ों में नहीं उलझाऊंगा, ठीक है ना। तो सर इफेक्टिवली मुझे 100 रुपये के ऊपर एक तो 10 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है ईयर 3 में, और 10 रुपये का प्रीमियम भी मिल रहा है, सही है ना, मेरे लिए तो नफ़ा है। तो इफेक्टिवली मुझे अगर बोलूँ तो 300 रुपये लगा के मुझे 40 रुपये मिल रहे हैं। तो अब मैं इफेक्टिवली इसका जो रेट निकालूँ वो IRR आता है 13.33%, ठीक है ना। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। इसी तरीके से फिर मैंने आपको डिस्काउंट की एग्जांपल दी थी कि सर डिस्काउंट के केस में किस तरीके से आपका IRR कूपन रेट से कम होता है। फिर मैंने आप लोगों को नोट बाई मारफानी लिखवाया था कि देखो यार आप चीज़ याद रखो, जो आप अकाउंटिंग करते हो ना, आपने बचपन में रूल पढ़ा था सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। आप जो अकाउंटिंग करते हैं सर वो सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म की बेसिस पर करते हैं। आइडियली नॉर्मली यूजुअली व्हेन एवर अ लीगल फॉर्म इज सेम एज, आइडियली नॉर्मली यूजुअली द लीगल फॉर्म इज एज गुड एज योर सब्सटेंस इन सब्सटेंस फॉर्म। However, sometimes there is a difference between in substance wali situation or legal situation. So whenever there is a conflict between these two, so which one shall prevail? The substance wala jo situation है that one will prevail. तो with this context in mind, याद रखो कि जो आप इनकम और एक्सपेंस बुक करोगे ना फाइनेंशियल एसेट पे या लाइबिलिटी पे, एक्सपेंस इन केस ऑफ लाइबिलिटी, वो हमेशा IRR की बेसिस पर करोगे, मगर जो आप रिसीट और पेमेंट बुक करोगे वो आप कूपन रेट की बेसिस पे करोगे, सही है। तो सर हमने यहाँ तक बात की थी, फिर हमने जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी किया था माशाल्लाह, उसकी हमने अमोटाइजेशन स्केड्यूल बनाया था, सही है। यहाँ हमने देखा कि देखो IRR और कूपन रेट चेंज होते हैं तो आपका कॉस्ट और अमोटाइज्ड कॉस्ट में डिफरेंस आता है, मगर अगर IRR और कूपन रेट सेम होते हैं तो जो है तुम्हारा अमोटाइज्ड कॉस्ट और कॉस्ट सेम हो जाती है। फिर हमने बाकायदा पूरी इसकी 5 साल की एंड टू एंड एंट्रीज देखी सर। इसके बाद जो है क्या कहते हैं SOCI के एक्सट्रैक्ट जो है वो हमने बनाना देखे। फिर इसी क्वेश्चन के हमने SOCF के एक्सट्रैक्ट्स और SOFP के पूरा एंड टू एंड, अगर पेपर में वो एग्जामिनर जो पूछना चाहे हमने पूरा एंड टू एंड इस सवाल के हवाले से हमने देख ली थी चीज़ें सर। फिर इसके ऊपर मैंने जो है एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया था, सही है। तो सर सो दिस वाज द क्विक रिवीजन ऑफ आवर लास्ट सेशंस। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अच्छा सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2,
कंपनी सब्सक्राइब फॉर ₹100,000 10% डिबेंचर। सर ये जो 10% का जो रेट है ये कौन सा रेट है? ये कूपन रेट है। टू बी रिडीम्ड एट 10% डिस्काउंट। द पॉइंट आपने पढ़ा कि रिडेम्पशन डिस्काउंट पर है तो आपके दिमाग में फ़ौरन क्लिक हुआ कि अच्छा यार आपका जो IRR है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि सर डिस्काउंट पे रिडेम्पशन का मतलब है कि जितने आपने पैसे दिए हैं आपको जो है उससे कम मिलेंगे, डिस्काउंटेड पैसे मिलेंगे आपको। सर 10% डिस्काउंट पे आपको जो है वो रिडीम होगा 5 सालों बाद। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वॉज कैलकुलेटेड एट 8.3058%। नाउ यू डोंट नीड टू वरी कि सर ये रेट कैसे आया, क्योंकि आपको इस लेवल पर पेपर में IRR का रेट दिया गया होगा। दिस इज़ नॉट MFA और कॉस्टिंग का पेपर और BFD का पेपर कि जिसमें आप लोगों से द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि IRR निकाल के दो। FR के पेपर में IRR वुड बी गिवन, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। सही है? अच्छा सर, रिक्वायर्ड है वी आर सपोज टू एक्चुअली कैलकुलेट इंटरेस्ट इनकम फॉर 3 ईयर्स मांगी हुई, हम पूरे 5 साल की जो है वो बना लेते हैं। आए सर इस सवाल को जो है क्विकली हम लोग कर लेते हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कि आप इधर मेरे साथ फोकस्ड रहो। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 2 ऑफ हैंडआउट। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले बनाएंगे अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। ये आपकी वर्किंग है, हमें एंट्रीज बनानी है। सर दिस इज आवर ओपनिंग, दिस इज इंटरेस्ट इनकम, रेट क्या है? IRR क्या है? 8.3058%। और ये आपकी रिसीट्स हैं। रिसीट्स का रेट क्या है? कूपन रेट है 10%। सही, और ये आपका क्लोजिंग हो गया। ऐसा ही है सर। अच्छा, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो IRR लगता है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है और जो कूपन रेट लगता है वो फेस वैल्यू पर लगता है। अच्छा सर 5 सालों के लिए बनाना है, 1 2 3 4 5 2 डिजिट्स तक जाएंगे आप। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी 2 डिजिट्स तक हम लोग जाएंगे। अच्छा सर ओपनिंग बैलेंस आपका, आपने लोन कितने का लिया था? 1 लाख का। सर 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट रेट आपने लगाया तो ये कितना बन रहा है? 8,300। सही है सर। आपका जो है इनकम की वजह से आपका एसेट बढ़ेगा। सही है। अच्छा 8.310 कर देते हैं। सही है, 2 डिजिट्स तक जा रहे हैं तो 310। और रिसीट्स सर 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%। मैं इधर लिख भी देता हूँ सर, कूपन रेट जो है वो फेस वैल्यू पर अप्लाई होता है। सही है, और जो IRR है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे अप्लाई होता है। सही है सर। रिसीट्स आपको कितने पैसे मिले? 10,000। जल्दी से बताओ क्लोजिंग कितना है आपका? क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट कितनी है सर? कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट? 1 लाख प्लस 8,310 माइनस 10,000। सर इट सीम्स वेरी लॉजिकल कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी सर 1 लाख की। सर आपको इंटरेस्ट के नाम पे 8,310 मिले और 8,310 आपने अर्न किए और आपको उसमें से जो है क्या कहते हैं 10,000 रुपये इंटरेस्ट के नाम पर मिल गए। तो आज आपका जो नेट रिसीवेबल है वो 98,310 है। मेक सेंस राइट? ठीक है ना? अच्छा सर यही आपका ओपनिंग हो गया ईयर 2 का। बताएंगे सर इंटरेस्ट इनकम कितनी है? इंटरेस्ट इनकम कितनी है सर? चलो दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू एवरीवन। 8,170। सर रिसीट के नाम पर आपको 10,000 रुपये मिले तो क्लोजिंग बताएंगे सर? क्लोजिंग कितना है सर? क्लोजिंग कितना है सर? 96,480। ज़बरदस्त। यही सर आपका ईयर 3 का ओपनिंग बन गया। ठीक है सर। अब बताओ इंटरेस्ट इनकम कितनी है? आई एम श्योर यू पीपल आर अवेयर अबाउट कि हम इंटरेस्ट इनकम को बैलेंस में ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि सर आपका राइट टू रिसीव बढ़ रहा है ना, और रिसीट को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पैसे मिल गए तो राइट टू रिसीव कम हो रहा है। 8,010 सर रिसीट 10,000। क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? सर क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? 94,490। ज़बरदस्त। इसी तरीके से ईयर 4 में अब साथ साथ जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते रहो। एक बच्चा एक लाइन ईयर 4 करे तो एक ईयर 5 कर ले, जल्दी जल्दी। 7,850। 10,000 की आपकी रिसीट है। टोटल बताओ क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग कितना है? चलो शाबाश। ईयर 5 का भी साथ साथ करते रहो। 92,340। 7,670 और ये 10,000 और आपका क्लोजिंग कितना है? 90,000। सही है ना?
अच्छा सर, यू पीपल वुड अप्रिशिएट कि सर कूपन रेट की बेसिस पर जो आपकी रिसीट्स थी वो 50,000 थी, बट आप जानते हो कि इफेक्टिवली आपको 50,000 तो मिल रहे हैं, बट डिस्काउंट के नाम पे आप 10,000 दे रहे हो, तो 50,000 लेके 10,000 दे रहे हो, तो इफेक्टिवली आपको कितने की इनकम हो रही है? 40,000। तो सर ये 10,000 रुपये आप कब पे कर रहे हो? सर ये इन द फॉर्म ऑफ रिडेम्पशन। आप देख रहे हो कि आपको 1,00,000 रुपये नहीं मिल रहे, आपको 90,000 रुपये मिल रहे हैं। सही है। तो आई होप सर आपको ये अमोटाइजेशन स्केड्यूल क्लियर है। एंड नाउ यू कैन सेंस, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन किया था कि सर अगर आपका कूपन रेट और IRR सेम होते तो आपकी ये वाली कॉस्ट और अमोटाइज कॉस्ट जो है वो सेम होती। सही है ना, क्योंकि दोनों बैलेंस, जब आपका इंटरेस्ट इनकम भी सेम होगी और आपका जो रिसीट भी सेम होगी, तो जाहिर सी बात है ना ओपनिंग में फ़र्क पड़ना है ना क्लोजिंग पे फ़र्क पड़ना है। तो आई होप सर अगर एग्जामिनर सवाल देता है कि भाई आपकी कॉस्ट और अमोटाइज कॉस्ट में कब डिफरेंस होता है, जब कूपन रेट IRR से ज़्यादा हो या कूपन रेट IRR से कम हो या बोथ ऑफ द अबव, आंसर क्या होगा? ये एग्जामिनर ने अभी शायद पूछा भी है। व्हेन देयर वुड बी डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड अमोटाइज कॉस्ट, जब कूपन रेट IRR से ज़्यादा हो या कूपन रेट IRR से कम हो या बोथ ऑफ द अबव। हाँ, बोथ ऑफ द अबव। चलो माशाल्लाह ये चीज़ें आपको पता है, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू। अच्छा सर आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं सर। सर अब एक काम करते हैं, इसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं 5 सालों की, 5 सालों की एंट्रीज पास कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पास कर लेते हैं एंट्रीज। ईयर 0 पर क्या एंट्री पास होगी? इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, आप चाहो तो इसको फाइनेंशियल एसेट भी लिख सकते हो, और कैश क्रेडिट। रुपीज़ इन 1000 में जो है, सही है। आई एम श्योर दिस इज़ फाइन विद ऑल ऑफ यू। सही है। ईयर 1 2 3 4 5। अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये जो मैं प्लस कर रहा था ना, ये उसकी एंट्री। सर बताएंगे ईयर 1 में इंटरेस्ट इनकम कितनी है सर? 8,310, 8.31, 8.31, 8.31, 8.17, 8.17, 8.17, 8.01, 8.01, 8.01, 7.85, 7.85, 7.67, 7.67, 7.67। अच्छा सर, आपको रिसीट कितनी हुई है? कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट, माइनस कर रहे थे ना हम अमोटाइजेशन स्केड्यूल में, तो उसका दायरे सी बात है कोई भी प्लस या माइनस इज राउटेड थ्रू एंट्री। नथिंग कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज विदाउट एक्चुअली पासिंग द एंट्री इन द सिस्टम। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने लगे हाथों, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर का FR2 में जो ज़्यादा फोकस होता है, दिस इज़ मोर ऑन द डिस्क्लोजर साइड, सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट वी नो which actually which leg of the entry shall be parked in SOCI and which one shall be parked in SOFP. 1 2 3 4 5, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही आएगा और तो कुछ नहीं आएगा। 8.31। आई वुड लाइक कि आप पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डालते रहो साथ साथ, ताकि दूसरों का भला हो जाए। अच्छा सर, इसी तरीके से SOFP के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 5 इन्वेस्टमेंट्स। सर 100 ईयर 1 के एंड पर, ये रही क्लोजिंग आ गई ना। ईयर 0 पर तो आपका ओपनिंग था। मैं नोटिंग तो शेयर करूंगा, बट आई वुड लाइक कि आप स्क्रीनशॉट भी साथ साथ डालते रहो। 98.3, 98.31, ईयर 2 96.48, इसके बाद 94.49, इसके बाद 92.34। सर अच्छा, मैंने एक एंट्री पास करना भूल गया। ईयर 5 में एक और एंट्री पास होगी, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट। मैं इधर लिख भी देता हूँ, रिडेम्पशन की कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट, ये वाली एंट्री अगर आप रिकॉल करो, भाई रीडिंग भी तो हो रहा है ना 90 से।
तो सर ईयर 5 में आप कितना दिखाओगे, 0 दिखाओगे, बिकॉज द अमाउंट वुड गेट रिडीम्ड। सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। सर कौन सी एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की, कोई मुझे बताएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सही है। वन, टू, थ्री, 4, 5 इन्वेस्टमेंट्स, purchase of investment, interest received, redemption of investment। सर इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी थी? 100 की, तो आउटफ्लो हुआ था। फिर इंटरेस्ट मिला ईयर 1 में 10, 10, 10, 10, और रिडेम्पशन कितने की हुई? सर 90 की हुई। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। सर आप चाहें तो फाइनेंशियल एसेट भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। सर अगर आई एम श्योर सर आपको ये चीज़ क्लियर है, ये सवाल आपको क्लियर है कि किस तरीके से जो है यू आर टू प्रिपेयर अमोटाइजेशन स्केजुअल, फिर किस तरीके से आपने एंट्रीज पास करनी है, और किस तरीके से आपने SOCI और SOFP के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और SOCF के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। अच्छा सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम लोगों ने ये तो देख लिया कि सर कूपन रेट अगर IRRs जितना है तो क्या होगा, कूपन रेट अगर IRR से कम है तो क्या रिपरकशंस होंगी, कूपन रेट अगर IRR से ज़्यादा है तो क्या रिपरकशंस होंगी। अच्छा सर हमें ये भी पता चल गया कि कूपन रेट और IRR जो है उन दोनों में डिफरेंस क्यों आएगा, या IRR कूपन रेट से ज़्यादा कब होगा? अगर तो सर कोई हिडन गेन है तो IRR आपका ज़्यादा होगा, अगर तो सर हिडन कॉस्ट है कोई तो IRR आपका कम होगा। जैसे हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन 1 किया था, उसमें जो है हिडन गेन था, आपको प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रही थी, तो आपका IRR जो है वो क्या कहते हैं कूपन रेट से ज़्यादा था, होना भी चाहिए। इस सवाल में जो भी हमने किया अभी थोड़ी देर पहले, उसमें तुम्हारी हिडन कॉस्ट थी इन द नेम ऑफ डिस्काउंट ऑन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, तो आपका IRR कम था। सर कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से आपका IRR और कूपन रेट में डिफरेंस आता है, वो हमने याद रखने हैं। एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है, लॉजिकली सोचना। देखो एक चीज़ समझो, तुम्हें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा लॉजिकली पहले ये जो IRR और कूपन रेट का डिफरेंस है ना, इसको तुम समझना एज एन इन्वेस्टर या एज अ बनिया। सर अगर तो तुम 100 रुपये लगा रहे हो और तुम्हें 10 रुपये मिल रहे हैं तो इफेक्टिवली रिटर्न कितना है? 10%। अगर तुम 105 रुपये लगा रहे हो और तुम्हें 10 रुपये मिल रहे हैं तो इफेक्टिवली आपका रिटर्न 10% से कम है। और अगर तो आप 100 की जगह 90 रुपये लगा रहे हो और आपको 10 मिल रहे हैं तो आपको इफेक्टिवली रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। 10 डिवाइडेड बाई 90 करो, तो इस तरीके से सोचोगे ना तो इंशाल्लाह तुम्हें IRR और कूपन रेट का फ़र्क, और कब IRR ज़्यादा होगा कूपन रेट से और कब कम होगा, इंशाल्लाह इसमें कभी भी मसला नहीं होगा। ये एग्जामिनर का सही है, इनफैक्ट ये फाइनल्स के लेवल पर भी ये बड़ा फेवरेट एरिया है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। क्योंकि तुम्हें पता है मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती है, सही है ना, तो आपका डिस्काउंट पे भी शेयर्स इशू हो रहे होते हैं, आपके डिबेंचर्स या आपके जो है प्रेफरेंस शेयर्स या आपके TFCs या आपके PIBs या बाज़ औक़ात प्रीमियम पे भी हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जो है सर हैविंग सेड दैट सर अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। सर कब IRR कूपन रेट से कम होगा? अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचना। सर अगर तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी तो आपका IRR कूपन रेट से क्या होगा? कम होगा। सर वजह क्या है, लॉजिक क्या है? मुझे एक बात बताओ ना, 100 रुपये की तुम इन्वेस्टमेंट करते हो और 5 रुपये ट्रांजैक्शन कॉस्ट के नाम पे जो है वो तुम देते हो, तो तुम्हारी जेब से कितने जा रहे हैं? 105, और तुम्हें 10% का अगर रिटर्न मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे तो रेट नहीं लगेगा, रेट तो फेस वैल्यू पर लगेगा। तो तुम्हें जो है रिटर्न जो मिल रहा है 100 के ऊपर 10%, वो मिल रहा है 10, मगर तुम जो है 100 + 5 105 रुपये दे रहे हो। तो जब तुम 10 को डिवाइडेड बाई 105 करोगे तो तुम्हारा इफेक्टिव रेट क्या होगा? कम होगा। तो सर याद रखो, जब भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी तो तुम्हारा जो है कूपन रेट ज़्यादा होगा और IRR कम हो जाएगा। अच्छा सर
और बताएं और किस सिनेरियो में जो है आपका आईआरआर कूपन रेट से कम होगा। सर जब तुमने प्रीमियम देकर जो है इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी, लेट्स से एक इन्वेस्टमेंट है 100 रुपए की, मगर चूंकि इसका मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वैल्यू चल रही है, इतनी ज़्यादा लोग पॉजिटिव हैं कि लोग प्रीमियम देकर भी जो है वो खरीदने के लिए तैयार हैं। तो सर लेट्स से तुमने 100 रुपए की 10% रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट के लिए तुमने 10 रुपए का प्रीमियम दिया, 110 रुपए दिए। तो अब जब तुम रिटर्न लगाओगे तो जाहिर सी बात है प्रीमियम पे तो नहीं लगेगा, वो तो फेस वैल्यू पर लगता है। तो 100 का 10% 10 आया। अब जब तुम 10 को डिवाइडेड बाई 110 करोगे तो ऑब्वियसली ये जो तुम्हारा रेट आएगा ये कहीं 9 या 8 के करीब आएगा। तो सर अगर तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तुमने इनकर की है तो आईआरआर कम हो जाएगा, इफेक्टिव रिटर्न। अगर तो तुमने प्रीमियम देकर इन्वेस्टमेंट की है तो भी आईआरआर कम हो जाएगा। अच्छा सर आईआरआर किस सिनेरियो में आपका ज़्यादा होगा कूपन रेट से? जब हिडन गेन होगा। सर वो कब? सर अगर तो जो है आपको कोई एडिशनल अमाउंट जो है वो मिलनी है इन एडिशन टू द इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अच्छा सर इसके लिए मैंने तुम लोगों को कुछ समरी भी बनाई हुई है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर होगी तो सर आईआरआर क्या होगा? कम होगा। अगर तुमने एक्विजिशन के वक्त प्रीमियम पे किया है, मतलब ज़्यादा पे कर रहे हो, तो आईआरआर क्या होगा? कम होगा। सर अगर तुम्हें डिस्काउंट पे, रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो रही है तो आईआरआर क्या होगा? कम होगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो है प्रिंसिपल जितना मिलना था डिस्काउंट हो के और कम मिल रहा है। सही है। अच्छा इसी तरीके से सर आपका आईआरआर कब ज़्यादा होगा? जब आपकी प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रही है या आपको डिस्काउंट पे शेयर्स मिल रहे हैं। सर 100 रुपए की चीज़ आपको 90 में मिल रही है, 100 रुपए की फेस वैल्यू वाली चीज़ जिसके ऊपर आपको 10% का जो है कूपन रेट मिलना है वो आपको 90 रुपए में मिल रही है। तो इसका तो यही मतलब हो गया ना, 90 रुपए दे के 10 रुपए का रिटर्न कमा रहे हो। 10 को डिवाइडेड बाई 90 करो तो तुम्हारा इफेक्टिव रेट बढ़ जाएगा। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर कूपन रेट और आईआरआर में फ़र्क क्यों आता है और आईआरआर कूपन रेट से कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है। सही है ना। देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, यू बेटर एक्चुअली थिंक लाइक एन इन्वेस्टर कि सर मैं कितने लगा रहा हूँ और मुझे कितने मिल रहे हैं। अगर तो जितने लगा रहा हूँ उतने ही मिल रहे हैं तो जो कूपन रेट है वही आईआरआर होगा। मगर मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, मुझे कम मिल रहे हैं इफेक्टिवली, तो आईआरआर कम होगा। मैं कम लगा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इफेक्टिवली आईआरआर आपका ज़्यादा होगा। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे सिनेरियोज जो हैं वो क्लियर हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सर अगर तो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट अमोटाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई होंगे, अगर तो अमोटाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई होंगे तो आप किस तरीके से जो है इनकी मेजरमेंट करेंगे। सर ये क्वेश्चन है। सर फेस वैल्यू है इंस्ट्रूमेंट की 10,000 रुपये, आपने जो है प्रीमियम पे किया है 800 रुपये का। तो सर आपको पता है प्रीमियम जो है वो आपकी कॉस्ट है, तो प्रीमियम जो है आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 200, तो हमने पढ़ा था अगर तो जो है अमोटाइज कॉस्ट पे आप क्लासिफाई करते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करते हो। सर ये कूपन रेट है 12% का, टर्म है 4 साल, क्लासिफिकेशन अमोटाइज कॉस्ट है, आईआरआर है 8.9188%, रिडेम्पशन है फेस वैल्यू पर। ठीक है सर। रिक्वायर्ड है हमें 4 सालों की एंट्रीज पास करनी है एंड वी आर टू एक्चुअली प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल्स। तो सर लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 of debt investment at amortized cost। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं फेस वैल्यू कितनी है सर 10,000। प्रीमियम एक तरीके से कॉस्ट है ना आपकी 800 है ना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 200, तो टोटल कितनी है सर 11,000। मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को क्लैरिटी है। अच्छा सर अमोटाइजेशन स्केड्यूल बना लेते हैं। सर ओपनिंग इंटरेस्ट, रिसीट, क्लोजिंग। 1 2 3 4। सर आपका कूपन रेट है 12%, आईआरआर है 8.9188%।
अच्छा सर, अब जल्दी से जो है क्या कहते हैं, मुझे आप लोग ये बता दें कि ओपनिंग बैलेंस कितना है? 11,000, सही है ना? 11,000। सर इंटरेस्ट लगाएंगे 11,000 पे, कितना आ रहा है? 2 डिजिट्स तक बताएंगे। 11,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे, इनकम IRR कितना आ रहा है? छेदी छेदी सर। 981। रिसीट 10,000 पे। याद रखो हमने अभी पढ़ा था कि जो कूपन रेट है वो फेस वैल्यू पर लगता है, और जो IRR है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है। मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ ये तुम लोगों को। लगाएं 10,000 पे 12% कितना होता है? 1200। क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? चलो अच्छी बात है। और साथ साथ ना जल्दी जल्दी कैलकुलेट भी करते रहो, कोई दूसरा साल करे, कोई तीसरा साल, कोई चौथा साल, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। 10,781। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 10,781 का 10% लेंगे, 8.9188% लेंगे, कितना आ रहा है सर? 962। रिसीट आपकी 1200 ही रहेंगी। क्लोजिंग बताएंगे, क्लोजिंग कितना आ रहा है? मैं जब तक रिसीट्स बढ़ रहा हूँ। तो जल्दी 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 जल्दी। 10,543, ये आपका ओपनिंग बन गया। फिर इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर? 10,543 का 8.9188%, जल्दी से लगाएंगे। 940। क्लोजिंग बताएंगे, क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? नहीं, अब फेस वैल्यू पर लगेगा ना, फेस वैल्यू पर। प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे थोड़ी आपको रिटर्न मिलेगा, वो तो आपने जो है वो क्या कहते हैं, प्रीमियम तो आपने उसकी वैल्यू के लिए पे किया है, रिटर्न तो आपको फेस वैल्यू पर ही मिलेगा ना। सही है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, इसकी एंट्रीज पास कर लें। सर इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से सर? 981। इसी तरीके से सर कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट 1200 1200 1200। और ईयर 4 पे एक और कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट। ठीक है सर, 10,000 से। अच्छा सर, इसकी क्विकली पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल देंगे। इसकी क्विकली पिक्चर लेके अमोर्टाइजेशन टेबल की पहले आप पिक्चर ले लें और ग्रुप पे डाल दें। उसके बाद जो है एंट्रीज़ की पिक्चर ले लें और ग्रुप पे डाल दें। देन आई वुड बी प्रिपेयरिंग SOCI एंड SOFP एक्सट्रैक्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो एंट्रीज़ की डाल दो जल्दी से, एंट्रीज़ की भी डाल दो। अगर किसी का कोई सवाल है, कैन वी मूव ऑन सर? जी सर, आगे बढ़ते हैं। SOFP के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं, SOCI के एक्सट्रैक्ट्स, SOFP के एक्सट्रैक्ट्स। 1 2
3 4. Interest income 981, 962, 940, 917. इसी तरीके से SOFP एक्सट्रैक्ट 0 1 2 3 4. एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स 11,000, 10,781, 10,543, 10,283 एंड 0, क्योंकि रिडेम्पशन हो गई है ना. सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि किस तरीके से हमने सबसे पहले अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया, फिर हमने जो है क्या कहते हैं एंट्रीज़ पास की 4 साल की, देन वी एक्चुअली प्रिपेयर्ड SOCI फ्रॉम दोज एंट्रीज़ एंड स्केड्यूल, और फिर हमने SOFP के एक्सट्रैक्ट्स बनाए. सर आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है, सही है. इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन और क्यूरी प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो.